सार सार शुरू करने से पहले ना तुम लोग को एकदम शॉर्ट में रिसेप्टार्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अबूज़र सर ने वो भी बोला है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टार। तो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टार में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना रहेगा? टाइप्स ऑफ रिसेप्टार, उनका लोकेशन कहाँ है, कौन से ऑर्गन पे प्रेजेंट है, उनका इफेक्ट क्या होता है और वो कौन से डिजीज़ में काम आते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 4 टाइप के रिसेप्टार्स होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। बीटा 3 भी होता है, लेकिन बीटा 3 अपने सिलेबस में काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया है। अब याद रखो, ये जो रिसेप्टार्स है 2 टाइप के होते हैं, स्टिमुलेंट एंड इनहिबिटरी। अल्फ़ा 1 और बीटा 1 दोनों स्टिमुलेट करते हैं सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को, वहीं पे अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जो है वो इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये याद रखो। अब अपन देखते हैं लोकेशंस क्या है इनकी। अल्फ़ा 1 जो होता है वो ग्लैंड्स, ऑर्गन, स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या इफेक्ट दिखाता है? स्टिमुलेंट इफेक्ट दिखाता है। मतलब अगर हम कोई ऐसा ड्रग देंगे जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, तो वो इन सब का कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिससे ब्लड, अगर अल्फ़ा 1 की ड्रग देंगे तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ग्लैंड्स सिक्रीशन कम कर देंगे, ऑर्गन्स के जो मसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। वहीं पे जो बीटा 1 रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है हार्ट पे। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा 1 रिसेप्टर की लोकेशन, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट पे। तो अगर हम कोई ऐसा ड्रग देंगे जो बीटा 1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, तो वो जाके हार्ट का कंस्ट्रिक्शन बढ़ाएगा और हार्ट रेट बढ़ेगी उससे। अब देखते हैं कि बीटा अल्फ़ा 2 और बीटा 2 इनहिबिटरी इन एक्शन क्यों है। हमें सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट करना है। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को कंस्ट्रिक्ट ही करें या हर चीज़ को बढ़ा दें। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। तो उन चीज़ों पे जिन्हें हमें रिलैक्स करनी चाहिए और कम करना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट होता है बीटा 2 रिसेप्टर। जैसे बीटा 2 रिसेप्टर की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वो लोकेशन जो है, उसकी मोस्टली लाइक ये अल्फ़ा 1 की तरह ही प्रेजेंट होता है। जहाँ-जहाँ अल्फ़ा 1 प्रेजेंट है ना, लंग्स पे, ऑर्गन में, स्मूथ मसल पे, ब्लड ब्लड वेसल्स पे, वहाँ-वहाँ ये भी प्रेजेंट होता है। लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर एक और लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, वो है लंग्स। लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कोई ऐसा ड्रग देंगे ना जो बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तो वो जाके बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और लंग्स का कंस्ट्रिक्शन नहीं करेगा, बल्कि लंग्स का डायलेशन करेगा, ब्रोंको डायलेशन करेगा। अब प्रैक्टिकली अपन, जितना अपने को दिमाग है, अपने पास जितनी नॉलेज है, अपने को तो यही मालूम है कि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हर चीज़ को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो ये बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स को डायलेट क्यों कर रहा है? क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट में हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे में हम ज़्यादा सांस लेंगे, तो उसके लिए लंग की कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जब फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, तो लंग्स को कंस्ट्रिक्ट करने की जगह लंग्स को डायलेट किया जाता है। इस वजह से वहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अगर वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता, तो हमारा लंग्स भी कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वहीं पे बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स पे भी प्रेजेंट होता है। तो हमने तो यही सुना है कि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड प्रेशर कम करता है। ऐसा क्यों? तो बीटा 2 रिसेप्टर उन्हीं ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो अपने क्रूशियल ऑर्गन्स के पास होते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर। ये जो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में ज़्यादा काम करते हैं, तो इन्हें ब्लड की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स जो इन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, उन सब पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ताकि जब फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो तो बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो एंड ये जो अपने ऑर्गन्स के पास के ब्लड वेसल है वो डायलेट हो और उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ज़्यादा ब्लड पहुँचे, क्योंकि जितना ज़्यादा डायलेशन होगा उतना ज़्यादा ब्लड उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचेगा। तो ये जो अल्फ़ा 1 है एंड अल्फ़ा बीटा 2 है, ये साथ में काम करते हैं। तो अल्फ़ा 1 क्या करता है, जो अपने फालतू ऑर्गन्स हैं, मतलब जो फिलहाल फाइट एंड फ्लाइट में मोड में उनका काम नहीं है, जैसे पैनक्रिया हो गया, स्टमक हो गया, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन वाले ऑर्गन्स हैं, उनको काम नहीं है, तो वहाँ के ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ताकि उन पे ब्लड सप्लाई कम हो। और वहीं पे जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, वहाँ पे डायलेशन कर देगा कौन? बीटा 2, और उन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। ठीक है, इतना समझा? अब ये अल्फ़ा 2 देखते हैं। तुम लोगों को मैम ने वो तो पढ़ाया है नहीं, क्या बोलते हैं हम उसको, लाइफ साइकिल। तो मैं तुम लोगों को ना एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ लाइफ साइकिल में क्या होता है। लाइफ साइकिल में ना 4 स्टेप होता है, सिंथेसिस, रिलीज, रीअपटेक, मेटाबॉलिज्म। तो ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर हमारा सिंथेसिस होगा नॉन एपिनेफ्रिन का, ठीक है, जो तुम लोग ने बायोसिंथेसिस पढ़ा है ना वही। अब ये सिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, न्यूरॉन से रिलीज होता है, न्यूरॉन से बाहर आता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रुकता है,
और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रुकने के बाद जाता है अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर, जो भी उसको जिस रिसेप्टर पे बाइंड करना है वहाँ जाता है और उस पे जाके एक्शन शो करता है। अब इसका एक बार एक्शन शो करके हो गया तो इसके बाद क्या होता है, ये अब यहाँ से 2 चीज़ होगी, जो बचा कुचा नॉन एपिनेफ्रिन है, मतलब जो भी रिलीज़ हुआ था उसमें से जितना एक्शन दिखा दिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉन एपिनेफ्रिन है वो रीअपटेक हो जाता है, या तो वापस न्यूरॉन के अंदर वापस ले लेते हैं, या तो फिर उसका आगे जाके मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और ये जो नॉन एपिनेफ्रिन अंदर आया है, ये यहाँ से भी मेटाबॉलिज्म के लिए जा सकता है, या तो वापस साइकिल के अंदर यूज़ हो जाएगा और वापस रिलीज़ होगा, एंड ऐसी साइकिल घूमती रहेगी। तो ये है सिंथेसिस, रिलीज़, रीअपटेक एंड मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ये जो अपना न्यूरॉन है ना, इसके एंड पे अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मान लो ऐसा होता है कि नॉन एपिनेफ्रिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, हमें जितने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है, तो क्या होता है, इधर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ना नॉन एपिनेफ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में थोड़े से बहुत नॉन एपिनेफ्रिन जाके अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड कर देते हैं, क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर वहीं प्रेजेंट है न्यूरॉन अपने टर्मिनल पे, सिनेप्टिक एंड टर्मिनल पे। तो ये जो नॉन एपिनेफ्रिन को जाके बाइंड करता है ना, तो ये नॉन एपिनेफ्रिन ये अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज इनिबिट कर देता है। अगर नॉन एपिनेफ्रिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होगा तो वो अल्फा 2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा और अल्फा 2 रिसेप्टर सिग्नल देगा और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज इनहिबिट हो जाएगा। अब लेट्स अज्यूम कि नॉर्मल कंडीशन है, जितना नॉन एपिनेफ्रिन निकलना चाहिए उतना ही नॉन एपिनेफ्रिन निकल रहा है एंड कुछ इशू नहीं है, लेकिन हमने ना ड्रग ले लिया, एक ऐसा ड्रग जो कि अल्फा 2 सिलेक्टिव है, जो अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके काम करता है। तो वो अपना ड्रग आएगा और अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। अल्फा 2 रिसेप्टर पे जैसे बाइंड होगा, नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज बंद हो जाएगा। लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन तो उतना ही रिलीज हो रहा था ना जितनी ज़रूरत थी, ज़्यादा थोड़ी ना रिलीज हो रहा था। तो इस वजह से नॉन एपिनेफ्रिन की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी और सिम्पथोमाइमेटिक या फिर मैं बोलूँ सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि नॉन एपिनेफ्रिन कम हो गया है। किसके वजह से कम हुआ? अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से। इस वजह से जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो इनहिबिटरी इन एक्शन होता है, याद रखो। ये देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल भी बनाया है। अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल पे, ऑर्गन्स पे, स्मूथ मसल पे। करता क्या है? वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग जो अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं, कब यूज़ करेंगे? हाइपोटेंशन में। अगर किसी को हाइपोटेंशन है या ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो हम उसे अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर हम अल्फा 2 की बात करें तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, जिसका जो क्या करता है? नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो किस में यूज़ करेंगे? हाइपरटेंशन में। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको हाइपरटेंशन है, तो हम अल्फा 2 सिलेक्टिव ड्रग देंगे। वहीं पे बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट पे। क्या इफेक्ट देता है? कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ती है। तो हम इसे किस में यूज़ करेंगे? अरिथमिया में। अरिथमिया इज़ व्हाट? अनइवन हार्ट बीट। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग देते हैं। नेक्स्ट है बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स पे, ब्लड वेसल्स पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, यूट्राइन वॉल्स पे, जहाँ वहाँ प्रेजेंट होता है। क्या करता है? रिलैक्सेशन करता है, हर चीज़ को रिलैक्स कर देगा ये, जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा उन सब चीज़ों को। तो इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं? अस्थमा में एंड प्रीमेच्योर लेबर में। समझा? ये रिसेप्टर समझा। अब अपन आते हैं सार पे। हाँ ठीक है, तो सार अपने को किसका पढ़ना है? सिम्पैथोमाइमेटिक का। तुम लोग ने ये सुना रहेगा, इसको ये भी बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस भी बोलते हैं। तो इसको कैटाकोलामाइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन किसका भी, तो उसमें ये जो ऐसा कुछ दिखता है ना स्ट्रक्चर, तो उसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसे कैटाकॉल कहते हैं। जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ये क्या है? ये फिनॉल है, राइट। वहीं पर अगर मैं इसके बाजू में एक और ओएच बना दूंगा ना, तो ये बन जाएगा कैटाकॉल। अब इसे हम कैटाकॉल कहते हैं। तो अगर हम अपने डोपामिन, ये डोपामिन का स्ट्रक्चर है शायद, अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिंग है इसे हम कैटाकॉल कहते हैं, और यहाँ पे ये अमाइन प्रेजेंट है। तो इस वजह से हम इसे ओवरऑल को क्या कहते हैं? कैटाकॉल अमाइन। समझा? अब अपन सार पे आते हैं। सार को देखो, सार में ना जितने भी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं उनका ये कॉमन स्ट्रक्चर है कि उनमें ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तो ही वो सिम्पैथोमाइमेटिक होंगे। क्या क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। इसे कहते हैं फिनाइल इथाइल अमाइन। देखो इसका नाम है फिनाइल इथाइल अमाइन। फिनाइल क्यों? ये रहा फिनाइल ग्रुप, ये रहा इथाइल और ये रहा अमाइन। तो सारे सिम्पैथोमाइमेटिक का एक कॉमन पेरेंट स्ट्रक्चर है फिनाइल इथाइल अमाइन। ये रहा फिनाइल, ये इथाइल और अमाइन। अब देखो इसमें ना हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या पढ़ेंगे कि इनमें कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन करने से एक्टिविटी में क्या क्या चेंज आता है। ठीक है,
तो हम 4 जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं एरोमेटिक रिंग पे, एक कर सकते हैं अल्फा कार्बन पे, या तो कर सकते हैं बीटा कार्बन पे, या तो कर सकते हैं अमाइनो ग्रुप पे। इस पूरे रिंग पे कहीं सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इस पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इस पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या तो इस पे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस पे, इस रिंग पे, एरोमेटिक रिंग पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा और उससे क्या-क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे अपने पास सबसे पहला पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द 3-4 पोजीशन गिव मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी। तो तुम लोग ने एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन इसका स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। तो उन स्ट्रक्चर्स में ये जो रिंग है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देखा होगा तुम लोग ने, ये ऐसा कुछ, ऐसे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। अगर हम इसमें से कोई भी एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाएंगे तो एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। उसलिए मैंने एग्जाम्पल देके रखा है कि फिनाइलेफ्रिन, जिसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम होता है, इट इज़ लेस पोटेंट एज कम्पेयर टू एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन, जिसमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दोनों 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। अब दूसरा पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ द कैटाकॉल रिंग बाय रेसोसोनॉल रिंग इंक्रीजेस बीटा 2 सेलेक्टिविटी, आल्सो डिक्रीजेस मेटाबॉलिज्म बाय कॉम्ट। अब देखो, मैंने अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि ये है अपनी कैटाकॉल रिंग। कैटाकॉल रिंग क्या होती है कि आजू बाजू में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एकदम आजू बाजू में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं वहीं पे यहाँ पे एक गैप छोड़ के, इसको छोड़ के यहाँ पे OH लगा दूँ, तो ये बन जाता है रेजोसिनॉल रिंग। क्या बनता है ये, रेजोसिनॉल रिंग। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम इस कैटाकॉल रिंग को रिप्लेस करते हैं रेजोसिनॉल रिंग से, तो जो हमारा ड्रग है वो बीटा 2 सिलेक्टिव बन जाएगा। यानी हमारा जो ड्रग रहेगा वो सिर्फ बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, अगर हम कैटाकॉल रिंग को रेजोसिनॉल रिंग से रिप्लेस करते हैं तो। और अगर आप लोग ने वो पढ़ा होगा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा, तो उसमें एक एंजाइम था अपने पास, कॉम्ट, याद है? कॉम्ट के अंदर बहुत, कॉम्ट का फुल फॉर्म होता है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता था, हमारे कैटाकॉल रिंग पे जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता था, उसका H हटा के वहाँ पे CH3 लगा देता था, राइट? लेकिन इस एंजाइम का नाम ही देखो, कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज है। तो ये जो एंजाइम है, ये सिर्फ किस पे काम करता है, कैटाकॉल रिंग पे। लेकिन हमने उस पॉइंट में क्या किया, कैटाकॉल को रिप्लेस कर दिया रेजोसिनॉल से। तो अभी जो कॉम्ट है ना, ये हमारे न्यू ड्रग जिसमें हमने रेजोसिनॉल रिंग डाला है, उस पर काम ही नहीं कर पाएगा। अगर कॉम्ट उस पर काम नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो अपनी बॉडी में ज़्यादा लंबी देर तक रहेगा। अगर वो ज़्यादा लंबी देर तक रहेगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, बराबर? तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट में वही बोला है, रिप्लेसमेंट ऑफ द कैटाकॉल रिंग बाय रेजोसिनॉल इंक्रीजेस बीटा 2 selectivity, also decreases metabolism by COMT and produces longer duration of action. Example, epinephrine, which is alpha 1 2 beta 1 2 non-selective agonist, whereas terbutaline, जिसमें देखो रेजोसिनॉल रिंग है, इट इज बीटा 2 selective. सेम एक और एग्जांपल देके रखा है, आइसोप्रोथेरेनॉल एंड मेटाप्रोथेरेनॉल। Isoproterenol is a non-selective beta 1 and beta 2 selective drug, non-selective beta agonist, whereas metaproterenol is beta 2 selective agonist. और यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, since resorcinol is not a substrate for the COMT, terbutaline and metaproterenol does not get metabolized by the COMT and have longer duration of action. समझा? अब अगला पॉइंट क्या कहता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द मेटा हाइड्रोक्सी ऑफ कैटाकॉल इंक्रीजेस बीटा 2 सिलेक्टिविटी। मतलब यहाँ पर भी वो पिछले वाले पॉइंट की तरह ही सेम चीज़ है, बस वो क्या बोल रहा है, ये देखो, ये अगर अपना सब्स्टिट्यूशन है तो ये हुआ ऑर्थो पोजिशन और ये हुआ मेटा पोजिशन। तो ये मेटा पोजिशन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर मैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाल दूँ यहाँ से और यहाँ पे कुछ और लगा दूँ, कुछ भी, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो मेरा जो ड्रग बनेगा वो बीटा 2 सिलेक्टिव होगा। इसका एग्जाम्पल है साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल में देखो, मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड इस रिंग के बीच में एक CH3 डाल दिया, तो मेरे को मिला साल्ब्यूटामॉल जो कि एक बीटा 2 सिलेक्टिव है। और ये भी देखो, अब हाँ मी, तो ये जो है, अब ये रिंग देखो, ये कैटाकॉल नहीं है, ये कुछ और बन गई। तो सेम वही होगा कि कॉम्ट इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा और इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। साल्ब्यूटामॉल याद रखो, इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका सिंथेसिस भी करना है तुम लोगों को। साल्ब्यूटामॉल है, बीटा 2 सिलेक्टिव है, किस में यूज़ करेंगे, अस्थमा में। अस्थमा में क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन। और अस्थमा पेशेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर हम उन्हें बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग जो कि साल्ब्यूटामॉल है वो देंगे, तो उनका लंग्स जो है वो थोड़ा ओपन हो जाएंगे, एयरवेज ओपन हो जाएंगे, तो उन्हें सांस लेने में आसानी होगी। तो देखो, अब तक हमने बीटा 2 सिलेक्टिविटी की बात की, हम एक पॉइंट देखते हैं अल्फा सिलेक्टिविटी के लिए। ये क्या बोल रहा है,
मॉडिफिकेशन ऑफ द कैटाकोल रिंग कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट सेलेक्टिविटी एट अल्फा 1 रिसेप्टर। मतलब हम उस एरोमेटिक रिंग को मॉडिफाई करके अल्फा 1 सेलेक्टिविटी भी ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे? रिमूवल ऑफ द पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द एपिनेफ्रिन गिव्स फिनाइल एपिनेफ्रिन व्हिच इन कॉन्ट्रैक्ट टू एपिनेफ्रिन इज सेलेक्टिव फॉर अल्फा 1 रिसेप्टर। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम हमारे ड्रग से पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हमें पता है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक मेटा पोजीशन पे एंड एक पैरा पोजीशन पे। तो अगर इस पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाल दोगे तो हमें अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग मिलेगा। एग्जांपल फिनाइल एपिनेफ्रिन व्हिच इज अल्फा 1 अगोनिस्ट। अब इस एरोमेटिक रिंग का हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिनाइल इथाइल अमाइन। फिनाइल इथाइल अमाइन कौन सा? अपना बेसिक वाला स्ट्रक्चर, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर, दैट लैक्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द रिंग and beta hydroxyl group on the side chain act almost exclusively by causing the release of the non-epinephrine from the synaptic nerve terminal and thus result in the loss of direct sympathomimic activity। अगर तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो इसका क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट एक्टिंग और नॉन डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग वो होते हैं जो डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते लेकिन समहाउ या तो नॉन एपिनेफ्रिन का न्यूरॉन से रिलीज बढ़ा देंगे या उसका रीअपटेक इनहिबिट कर देंगे, ऐसा कुछ करते हैं वो लोग। ये वाला पॉइंट क्या कहता है? अगर हम सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बीटा कार्बन, बीटा के ऊपर बीटा बोल रहा हूँ, और अपनी एरोमेटिक रिंग के ऊपर से दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल देंगे तो जो हमारा ड्रग है वो डायरेक्ट एक्टिंग से हटके इनडायरेक्ट एक्टिंग बन जाएगा। एंड हमें ये चीज पता है कि जो OH होता है वो वाटर लविंग होता है, बराबर? तो वाटर लविंग होता है जिसकी वजह से हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक होता है। अगर हमने OH निकाल दिया तो हमारा ड्रग क्या होगा? लिपोफिलिक बन जाएगा। अगर ड्रग लिपोफिलिक बना तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा तो जाके ब्रेन में एक्शन शो करेगा। वहीं पे ये पॉइंट बोलता है OH सब्स्टिट्यूशन ऑन द फिनाइल इथाइल अमाइन मेक्स द स्ट्रक्चर लेस लिपोफिलिक, thus unsubstitution or alkyl substitution compound crosses the blood-brain barrier more rapidly and have more CNS activity. Example amphetamine and ephedrine. समझा ये पॉइंट? बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाएंगे तो हमारा जो ड्रग है वो डायरेक्ट एक्टिंग से नॉन डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग बन जाएगा और लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, सीएनएस क्रॉस, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और सीएनएस एक्टिविटी शो करेगा। चलो एरोमेटिक रिंग के पॉइंट्स हो गए, अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन। सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन पे एक ही पॉइंट है, ये देखो ये रहा अल्फा कार्बन। अगर हम अल्फा कार्बन पे कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो जो हमारा एंजाइम था माओ, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है वो हमारे ड्रग पे बाइंड नहीं कर पाएगा कि इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। माओ का सबस्ट्रेट कौन था? ये अमाइन ग्रुप। लेकिन क्योंकि यहाँ पे CH3 आ गया ना तो ये माओ को उधर बैठने नहीं देगा, आने नहीं देगा, जिस वजह से इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द अल्फा कार्बन डिक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ माओ। दैट्स इट। एग्जांपल है एम्फेटामाइन। तो तुम लोगों को ना एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा बोल दे कि राइट द सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक 10 मार्क्स 5 मार्क्स और तुम लोग बैठ के सब लिख रहे हो सकता है पॉइंट वाइज आ जाए। हो सकता है पूछ ले कि व्हाट मॉडिफिकेशन यू विल डू टू रेजिस्ट मेटाबॉलिज्म बाय माओ, ऐसा आ सकता है। व्हाट मॉडिफिकेशन विल डू टू रेजिस्ट मेटाबॉलिज्म बाय कॉम्ट, what modification will you do to increase beta 2 selectivity, what modification you will make to make the drug alpha selective, what modification you will make to convert our drug to make our drug cross blood brain barrier। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उस तरीके से प्रिपेयर करना है इसे, बस रट्टा मार लिया और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लिया ऐसा नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? उस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं बीटा बीटा रिसेप्टर पे, बीटा कार्बन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या क्या होता है। बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूसेस कायरालिटी। देखो ये है बीटा कार्बन, अगर हम इस बीटा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखो ये कायरल कार्बन बन जाएगा। ये अलग सब्स्टिट्यूशन है, ये अलग सब्स्टिट्यूशन है, वो अलग सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे नीचे H है, जिसकी वजह से इनैंशोमर बनते हैं, R इनैंशोमर और S इनैंशोमर। तो ये पॉइंट सिंपली यही कहता है कि अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कायरालिटी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से दो इनैंशोमर बनेंगे R और S, जिसमें से R वाला जो इनैंशोमर है वो ज्यादा पोटेंट होगा एज कम्पेयर टू S। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों, R ज्यादा पोटेंट क्यों है, S कम क्यों है? तो ड्रग को ना एक्टिविटी शो करने के लिए अल्फा बीटा जो भी रिसेप्टर है उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ती है। तो ये जो OH ग्रुप है ना ये जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो अगर ये R के कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा तो बहुत अच्छी से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। वहीं पर अगर ये S में चले जाएगा, मतलब बेसिकली उल्टे डायरेक्शन में चलेगा, पीछे चले जाएगा, तो रिसेप्टर से थोड़ा दूर हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्ली कर नहीं पाएगा, इसलिए ज्यादा एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द रिसेप्टर। बस इतना याद रखो कि R
इनांशोमर ज्यादा पोटेंट है एस इनांशोमर के, बस। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल देंगे तो हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, बराबर। एग्जैक्टली वही जो पीछे पढ़ा हमने वही है। अगर हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस कर पाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो सीएनएस एक्टिविटी नहीं शो करेगा। दैट्स इट, यही पॉइंट है। अब हमारा लास्ट बचा है सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस गाय, इस ये सॉरी ये इसकी बात कर रहे हैं अमाइनो ग्रुप पे। तो ये क्या कर रहा है, लेसर द सब्स्टिट्यूशन ऑन द अमाइनो ग्रुप हायर विल बी द सिलेक्टिविटी फॉर द अल्फा रिसेप्टर। देखो ये है हमारा एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर। एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है, एपिनेफ्रिन जो होता है वो नॉन सिलेक्टिव अल्फा बीटा रिसेप्टर अगोनिस्ट है, मतलब वो अल्फा 1 पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे भी काम करता है, बीटा 1 पे भी काम करता है, बीटा 2 पे भी काम करता है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम इस अमाइन पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसे कम कर देंगे तो हमारा जो ड्रग है वो उसकी सिलेक्टिविटी ना अल्फा की तरफ बढ़ेगी। तो ये जो CH3, अगर मैं CH3 निकाल दूं और यहाँ पे H लगा दूं तो मैंने क्या किया, अमाइनो ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन कम कर दिया, तो मेरे को मिलेगा नॉन एपिनेफ्रिन। यहाँ पे CH3 नहीं है, H है, मेरे को मिलेगा नॉन एपिनेफ्रिन। और नॉन एपिनेफ्रिन भी जो है वो अल्फा एंड बीटा अगोनिस्ट है, बेसिकली वो अल्फा रिसेप्टर पे भी काम करता है, बीटा रिसेप्टर पे भी काम करता है, लेकिन उसकी एफिनिटी अल्फा रिसेप्टर की तरफ ज्यादा होती है, ये याद रखो। नॉन एपिनेफ्रिन इज स्लाइटली मोर अल्फा सिलेक्टिव एज कंपेयर टू एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। तो ये पॉइंट यही कहता है कि जितना कम सब्स्टिट्यूशन रखेगा अमाइनो ग्रुप पे उतना ज्यादा अल्फा सिलेक्टिव ड्रग मिलेगा। दैट्स इट। अगला पॉइंट है एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, मोर द साइज ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हायर विल बी द बीटा टू सिलेक्टिविटी एक्शन। समझे, पिछले पॉइंट में बोला कि अगर नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन कम करोगे तो अल्फा सिलेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन बढ़ाओगे तो बीटा टू सिलेक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कि देखो नॉर्मली एपिनेफ्रिन में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन होता है ना, CH3 होता है। यहाँ पे मैंने प्रोपेन डाल दिया तो हमारा जो ड्रग है वो अल्फा बीटा सिलेक्टिव बन चुका है, अल्फा अल्फा वन सॉरी अल्फा वन बोल रहा हूँ, बीटा 1 बीटा 2 सिलेक्टिव बन चुका है, अल्फा एक्टिविटी एकदम से अबॉलिश हो चुकी है। अगर वहीं पे मैं इसके ऊपर और सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दूं तो हमारा जो ड्रग है वो और बीटा 2 सिलेक्टिव हो जाएगा। देखो टेरबिटालिन, टेरबिटालिन में 4 कार्बन है, तो अब हमारा जो टेरबिटालिन है वो बीटा 2 सिलेक्टिव है, बीटा 1 रिसेप्टर की एक्टिविटी भी खत्म हो गई। तो नाइट्रोजन पे जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करोगे उतना ज्यादा बीटा 2 सिलेक्टिविटी बढ़ेगी, और जितना कम सब्स्टिट्यूशन करोगे उतनी ज्यादा अल्फा सिलेक्टिविटी बढ़ेगी। साल्बुटामॉल, साल्बुटामॉल में भी देखो चार चार कार्बन है, तो इस वजह से वो बीटा 2 सिलेक्टिव है। समझा। अब देखो सार का एकदम लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट बेसिकली ये कहता है कि अमाइनो ग्रुप, मतलब ये अमाइनो ग्रुप should be separated from the aromatic ring, ये aromatic ring by 2 कार्बन फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी। अगर ऑप्टिमल एक्टिविटी चाहिए तो इस एरोमेटिक रिंग और इस अमाइन ग्रुप के बीच में 2 कार्बन होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा करोगे, 3 कार्बन ला दोगे, इथाइल की जगह पे प्रोपाइल डाल दोगे या फिर मिथाइल डाल दोगे, मतलब कम कर दोगे, तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगर ऑप्टिमम एक्टिविटी, एकदम परफेक्ट एक्टिविटी चाहिए तो डिस्टेंस जो है वो 2 कार्बन का ही होना चाहिए। बस एग्जांपल नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन। समझाइए, बस इतना ही है सार। एक बार ना एकदम क्विक रिवीजन करते हैं सार में, तुम लोग सार कैसे याद रख सकते हो देखो। टोटल सार में सब्स्टिट्यूशन कितने हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, 4 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, बराबर। ऐसे याद रखना है, 4 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एरोमेटिक रिंग के ऊपर कर सकते हो, बीटा कार्बन पे कर सकते हो, अल्फा कार्बन पे कर सकते हो, अमाइन पे कर सकते हो। अब एरोमेटिक रिंग के ऊपर के कितने पॉइंट्स थे हमारे पास, 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, अल्फा बीटा मैक्सिमम एक्टिविटी, अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो मैक्सिमम एक्टिविटी देगा। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था बीटा 2 सिलेक्टिविटी के बारे में, कि अगर कैटाकॉल रिंग को रेजोसोनल रिंग से रिप्लेस करोगे तो बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था कि अगर हम जो मेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको किसी और चीज से रिप्लेस करते हैं तो बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग मिलता है, एग्जांपल साल्बुटामॉल। चौथा पॉइंट क्या था कि अगर पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करते हो, पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करते हो तो क्या मिलता है, अल्फा सिलेक्टिव ड्रग मिलता है, अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग मिलता है। और लास्ट में पांचवा पॉइंट क्या था कि अगर हम सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे
तो ड्रग की लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और वो डायरेक्ट एक्टिंग से इनडायरेक्ट एक्टिंग बन जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा, सीएनएस एक्टिविटी शो करेगा। बराबर। बीटा कार्बन के ऊपर बीटा कार्बन की 2 पॉइंट्स थे कि अगर बीटा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन करोगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाओगे, तो सबसे पहले तो कायरलिटी प्रोड्यूस होगी और जो आर इनैंशोमर है वो ज्यादा पोटेंट होगा एस इनैंशोमर के। और सेकंड पॉइंट था कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाओगे तो हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, मतलब हमारा ड्रग ब्लड में वेरिएंट क्रॉस नहीं करेगा और सीएनएस एक्टिविटी नहीं शो करेगा। अल्फा कार्बन पे सिर्फ एक ही पॉइंट था मेटाबॉलिज्म का कि अगर हम अल्फा कार्बन में मिथाइल ग्रुप डाल दोगे तो माओ के वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो हमारा जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। और अमाइन का लास्ट में 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट था कि अगर लेफ्ट कम सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो अल्फा सिलेक्टिव ड्रग, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग। और लास्ट पॉइंट डिस्टेंस था कि जो अपना एरोमेटिक रिंग है और जो हमारा अमाइन है उसके बीच में एटलीस्ट 2 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। दैट्स इट। ये थ्योरी तुम लोग पढ़ सकते हो आराम से बाद में, मैं ऑलरेडी भेजा हुआ है मेरे सेशनल के पेपर में, है ना। आई होप तो समझा रहेगा, नहीं समझेगा तो मेरे को आज एटलीस्ट आज पूछ लेना या तो संडे को पूछ लेना। अभी देखो तुम लोग को ये यूनिट में करना क्या क्या है, तुम लोग को करना है बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और लाइफ साइकिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रेरणा मैम ने करवाया नहीं है तो मत करो। रिसेप्टर रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, सार सिंथेसिस किसका, फिनाइल एपिनेफ्रिन और साल्ब्यूटामॉल का, और क्लासिफिकेशन विद स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, लाइफ साइकिल, ये सब तुम लोगों को मेरे सेशनल 1 के पेपर में मिल जाएगा। रिसेप्टर रेगुलेशन मैंने तुम लोग को अभी एक्सप्लेन किया है, इसके बाद तुम लोग विल्सन उठा के खोल के देख सकते हो थियोरी के लिए। सार मेरे सेशनल 1 के पेपर में मिल जाएगा। सिंथेसिस और क्लासिफिकेशन मैंने कल ही ग्रुप में भेज दिया है। बस इस यूनिट से फिलहाल इतना कर लो। मेटाबॉलिज्म और लाइफ साइकिल प्रेरणा मैम ने नहीं सिखाया है तो मत करो, दोनों इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, अगर पॉसिबल है टाइम मिले तो कर लेना, लेकिन अगर अर्जेंट मतलब नहीं पढ़ के हुआ है कुछ तो अभी फिलहाल छोड़ दो, बाद में पढ़ना। चलो बाय।